अब राज से आप पहले स्टेट को समझ लीजिए। राज, ठीक है, स्टेट किसे कहा जाता है? स्टेट है क्या? जिसकी जनसंख्या हो, क्षेत्र हो, वेरी गुड। और सरकार हो, एक और बच रहा तो जन क्षेत्र तो हो ही गया ना, विभाग या क्षेत्र कहा तो एरिया हो ही गया। स्वतंत्र लेजिस्लेचर हो, सावरेन, ठीक है, ये चार चीजें हैं। ठीक है, ये राज्य के चार लक्षण हैं। ठीक है, इसमें दो, पहला है वही भूभाग यानी क्षेत्रफल, और दूसरा जनसंख्या। अब तीसरा है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य गुण है, ठीक। और चौथा है सरकार। लेकिन राज्य है क्या? ये तो पहचान हो गई ना कि ये इसका हाथ है, पैर है, आंख है, तो ये राज्य है क्या? ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट जो है एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। जैसे फैमिली क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट भी उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तमाम तरह की संस्थाएं हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होता होगा ना। जब भी हम कोई संस्था बनाते हैं तो बिना मतलब के तो हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लो G8 है, UNO है, ठीक है, WHO है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। सभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए ही गठित किए जाते हैं, ठीक। इसी तरह से राज्य या स्टेट जो है ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंतर्गत है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्यों बनाया होगा? कोई बताए, कुछ जो भी आपको समझ में आया वो बताइए। क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि राज्य एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। राज्य में शांति रहे, लोग इसकी पहचान झगड़ा ना हम हो। चार चीजों से करते हैं जो आप लोगों ने बताया, सिंपल ले लो। मतलब शांति रहे। हाँ, सब लोग सुखी से रहे। सुखी घर भी हम इसीलिए बनाते हैं कि शांति रहे, सिंपली ये और कर शांति हो जाती है। और गवर्नेंस के लिए शासन अच्छा से चले, मेन रीजन ये। सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा के लिए राज्य का जो गठन किया गया ये सुरक्षा के लिए किया गया। अब उस समय जो सिक्योरिटी या सुरक्षा का जो दायरा था वो बहुत सीमित था। अपने भूभाग की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपने भूभाग की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने राज्य नामक संस्था का गठन किया। यानी बेसिकली राज्य का कार्य क्या था? अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, अपने भूभाग की सुरक्षा करना, ठीक है। आज के समय में सुरक्षा का कॉन्सेप्ट इतना छोटा नहीं है। आज सुरक्षा का मतलब खाद्य सुरक्षा, एनवायरमेंट की सुरक्षा, अच्छे जल की सुरक्षा। आज सुरक्षा एक बहुत बड़ा एम्ब्रेला है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है एक छोटी सी चीज है। आज भी अनिवार्य है क्योंकि बिना इसके तो बाकी सुरक्षा हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब राज्य का गठन हुआ तो उस समय जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमने ये संस्था बनाई, ठीक। तो अब यहाँ पे अब ये व्यवस्था है, सिस्टम। अब ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है जिसके लिए राज्य का गठन किया गया, ये जिम्मेदारी निभाएगा कौन? कई बार क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है। तो उसी तरह से लोगों ने भी अगर राज्य का निर्माण किया अपनी सुरक्षा की। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारे काम हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हम अपना घर बना सकते हैं लेकिन अपने घर से यहाँ आपको पढ़ाने आने के लिए सड़क हम नहीं बना सकते हैं। ये तो सामूहिक रूप से ही कोई संस्था करेगी, ये अकेले हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं। तो तमाम ऐसे काम हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो अब ये जो जिम्मेदारी थी, इस जिम्मेदारी को करने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए था जिसको हम सौंप दें जिम्मेदारी की, इस भूभाग की और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक। तो वो व्यक्ति कौन हो गया? राजा हो गया। राजा है? आज तो नेता है। आज भी राजा है। ये चीज समझ रहे हैं ना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो राजा को दी गई, ठीक है। किंगशिप जिसको कहते हैं, किंगशिप। तो अब राजा को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो राजा के बाद राजा का लड़का, उसके बाद उसका लड़का, ये लगातार यही लोग ये जिम्मेदारी निभाते क्यों चले आए? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का लड़का ही राजा होगा, इस बात का आधार क्या है? आज जिनके हाथ में सत्ता है उसका सोर्स हम लोग हैं, ठीक है। यानी सत्ता हमारे से निकल के आ रही है।
लेकिन यहाँ पे सत्ता कहाँ से निकल के आ रही थी? क्यों इन्हीं का लड़का जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी को उठाता? सत्ता उन्हीं के पास थी उस समय, राजा के पास। वही तो हम कह रहे हैं कि क्यों? सर एक कारण यह भी हो सकता है कि उनको कुछ अनुभव रहा, अनुभव रहता है। उनके घर के लोग ऐसे करते आ रहे हैं। सबको मौका ना मिला हो। तो जैसे अभी हम सबको मौका नहीं मिला, मौका अभी सभी को मौका है। जो ज़्यादा मजबूत है उसी को नहीं, इसलिए कि जो सारी जो संस्थाएं थी, इन सबके पीछे धर्म काम कर रहा था। ठीक है, तो राजा की जो राज्य की उत्पत्ति और राजा की उत्पत्ति में भी सबसे बड़ा जो फैक्टर स्वीकार किया गया वो धर्म था। ठीक है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे या हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अशोक के लिए एक टाइटल आती है देवा नाम पिय, देवताओं का प्रिय। ठीक, इसी तरह से जब आप मध्यकाल में जाएंगे तो निमायते खुदाई, ठीक है, या अबुल फजल ही अकबर के बारे में लिखता है तो ईश्वर के प्रकाश से उसका कंपेयर करता है। यानी राजा वो होगा जिसके अंदर ईश्वरत्व है, ईश्वर की कृपा से कोई व्यक्ति राजा बनेगा, सभी लोग नहीं बन सकते हैं। तो जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी वही राजा बनेगा। ठीक, तो धर्म आधारित समाज और धर्म आधारित व्यवस्था में यदि यह मान्यता आए कि जिसके ऊपर राजा की कृपा है वही राजा बनेगा, तो इसका मतलब कि प्रजा के लिए वह मान्य है। आज भी जिन देशों में लंबे समय तक किंगशिप रहा, वहाँ पे राजा को लेकर के किस तरह की आस्था है। आप कभी नेपाल जाइए तो छोटे छोटे दुकानों में भी आपको वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का फोटो मिल जाएगा। ठीक है, आज भी इंग्लैंड में कहा जाता है ना कि जब किंग बकिंगम पैलेस में होता है तो जनता बहुत चैन से रहती है। तो जहाँ पे किंगशिप का एक लंबा और अच्छा इतिहास रहा, वहाँ के लोगों के मन में आज भी सबसे पहले उनके राजा ही निवास करते हैं। ठीक, ये आस्था, धर्म का भी संबंध आस्था से है और यह मान्यता जो है उसी धार्मिक विश्वास पर आधारित थी। ठीक, तो यानी यहाँ पे केंद्र में क्या था सारी व्यवस्थाओं पे, ये धर्म था। यानी धर्म आधारित राज और धर्म आधारित राजा। ठीक, यानी राजा है, इसका सोर्स क्या है? धर्म है। ये तो हो गई पहले की बात। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, ठीक है, राज्य का दायरा या आकार बढ़ता चला गया, राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, वैसे वैसे राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया। पहले जो राज्य था ये पुलिसिया राज्य कहा जाता था। पुलिसिया राज्य, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने राज्य के सीमा की सुरक्षा करेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगा। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, राज्य का आकार बढ़ता चला गया, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, वैसे वैसे पुलिसिया राज्य का स्थान ले लिया वेलफेयर स्टेट में, लोग कल्याणकारी राज्य। ठीक, और यहाँ पे जो राज व्यवस्था का मतलब आप इसको तंत्र भी कह सकते हैं, सिस्टम। तो अब ये आपका जो है ये राज्य है, ये राजतंत्र था यहाँ। ठीक है, राजतंत्र, राज व्यवस्था राजतंत्र, ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया। यही डेवलपमेंट हुआ ना कि राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो पुलिसिया राज था वो वेलफेयर स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो पुलिसिया राज तो आप लोग समझ गए कि सीमा की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा। ठीक, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य, तो जिसमें लोगों का कल्याण हो सके ऐसा राज्य, जिसमें लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य किया जाए, उसको लोक कल्याण कहा जाए। जैसे हम सब आज यहाँ पे हैं या ये काम सरकार कर रही है, यह भी लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण है। आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे राज्य हमारे साथ खड़ा नहीं है। हमारे पैदा होने से लेके मरने तक राज्य हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, हमारी हर तरह की आवश्यकताएं, चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो, चाहे वो रोजगार की आवश्यकता हो, चाहे वो सामाजिक जो सुरक्षा है उससे संबंधित चीजें हो, हर जगह राज्य हमारे साथ खड़ा है। ठीक, और यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो राज्य की जिम्मेदारी थी वो केवल वो एक टाइप की सुरक्षा थी, भूभाग की सुरक्षा। लेकिन आज वो हमारे जीवन में हर जगह, कोविड काल में जो लोग जो मजदूर बाहर से आए उनके भोजन का, ठीक है, जिम्मेदारी राज्य ने लिया। हमारे आज चिकित्सा का जिम्मेदारी, शिक्षा का जिम्मेदारी, आज तो सारी जिम्मेदारी हमारी जो है राज्य ही उठाया हुआ है। तक्षशिला जब कोई पढ़ने जाता था तो राज्य नहीं भेजता था, लोग अपना इंडिविजुअल जाते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ तो व्यक्तिगत था, इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन वेलफेयर, जैसे जैसे राज्य लोक कल्याणकारी होता चला गया, वैसे वैसे राज्य की भूमिका, राज्य की जिम्मेदारी ये सब बढ़ती चली गई। ठीक, और राज्य का स्वरूप भी लगातार बदलता चला गया, यानी वो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ गया, लोकतंत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ आपने समझ लिया। लोकतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ पे राजा था तंत्र में, इस तंत्र को कौन चलाता था? राजा चलाता था। अब इस तंत्र को कौन चला रहा है? लोग चला रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या राजा के सामने कोई गाइडलाइन थी? कैसे काम करता था, क्या करना है? जैसे अभी आप लोगों ने 4 जो लक्षण बताया राज्य के, उसमें एक हो गया भूभाग, एक हो गया जनसंख्या, एक हो गया संप्रभुता, एक हो गया सरकार। ठीक है, तो जमीन, भूभाग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पॉपुलेशन भी समझ रहे हैं। ठीक है, संप्रभुता समझ रहे हैं ना, सॉवरेनिटी। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब सर्वोच्चता, सर्वोच्चता का मतलब जो किसी के अधीन नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब ये राज्य का अनिवार्य गुण है, अगर कोई स्टेट सॉवरेन स्टेट नहीं है, इसका मतलब वो गुलाम है। अगर वो सॉवरेन स्टेट है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण स्वयं कर सकता है। 1947 के पहले हम राज्य थे, हमारा नाम भारत था, कोई ब्रिटिश भारत था, लेकिन हमारे लिए नियम कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी, हम नहीं बनाते थे, हम सॉवरेन स्टेट नहीं थे। लेकिन 1947 में जब हमको आज़ादी मिल गई तो हम सॉवरेन स्टेट हो गए। तो सॉवरेनिटी जो है वो राज्य का अनिवार्य गुण है। ठीक, और चौथा है सरकार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे कैसे? जब भी हम कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मतलब कुछ नियम कानून बनाते हैं, कोई राजनीतिक दल ही अभी बैठ कर गठित कर लिया जाए तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन तय करने पड़ेंगे हमको, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये नियम है, ये नियम है, इस तरह से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, वो एक हम सिस्टम बनाएंगे। जब भी हम कोई संस्था बनाते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ नियम भी बनाते हैं, बिना नियम के कोई भी संस्था नहीं चल सकती है। ठीक, तो यहाँ पे संस्था तो थी, अब नियम का मतलब कि हम कुछ कानून बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसको हम उसी हिसाब से दंड भी देंगे। तो ये सारा काम राज्य का था, कानून को बनाना राज्य का काम था, कानून को लागू करना राज्य का काम था, अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड देना राज्य का कार्य था। ठीक, यही 3 राज्य के कार्य थे। तो अब ये सारे कार्य जो है वो राजा के लिए करता था, राजा जो कह दिया वही कानून है, राजा जैसा चाहे वैसा दंड दे दे, यानी जिसको आप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहते हैं, ये सारी शक्तियां जो है वो राजा में ही केंद्रित थी। इन सभी शक्तियों का जो सर्वोच्च जो सोर्स था वो राजा ही था। ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर वाली व्यवस्था तो उस समय कोई ऐसी थी नहीं। अब राजा के लिए कुछ गाइडलाइन उस समय भी होते थे, जैसे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ ये बताते थे कि राजा को क्या करना है, राजा की क्या जिम्मेदारी है। ठीक, और आगे के टाइम में आप आएंगे तो शरीयत, यानी यही आधार था राजा को, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ना कि मुझे नहीं मालूम शरीयत में क्या लिखा हुआ है, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। तो ऐसा नहीं था कि शरीयत या धर्म ग्रंथों की राजा के ऊपर कोई बाध्यता थी, वो हाँ एक गाइडलाइन के तौर पर था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि उस समय की जनता का सर्वसहमति था या राजा उसको मानने के लिए बाध्य था। ठीक, तो यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ या शरीयत टाइप की चीजें थी, उनका स्थान जो है जब राज्य का स्वरूप बदलता चला गया तो उनका स्थान ले लिया संविधान में। ठीक, तो अब संविधान सबके लिए एक जैसा होगा, ये मनुस्मृति के तरह से नहीं होगा कि 10 साल का ब्राह्मण भी जो है वो 60 साल की क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, या अगर ब्राह्मण चोरी करता है तो उसका ये दंड होगा, और वैश्य चोरी करता है तो उसका ये दंड होगा, क्षत्रिय चोरी करता है तो उसका ये दंड होगा। ऐसे ही प्रावधान थे ना। तो यहाँ पे नियम सबके लिए एक जैसा है, चाहे किसी की सामाजिक और आर्थिक हैसियत कैसी भी हो। आप आगे जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को और डिटेल से पढ़ेंगे कि अब चाहे किसी भी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक हैसियत चाहे जो भी हो, राज्य के नियम कानून सबके लिए एक जैसे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या था कि आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग सामाजिक और आर्थिक हैसियत के हिसाब से दंड के प्रावधान थे। ठीक, तो अब इसका स्थान धर्म ग्रंथों या शरीयत का स्थान जो है वो संविधान ने ले लिया। दुनिया के सभी देशों में, दुनिया के सभी देश लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गए, और दुनिया के सभी देशों के पास उनका अपना एक संविधान था। सबका लक्ष्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अपने नागरिकों का अधिकतम लोक कल्याण करना। ठीक, काम एक ही है। तो पूरी दुनिया में सभी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही होना चाहिए। जब एक ही काम है तो संविधान भी सबका एक होना चाहिए, है ना। तो क्या दुनिया में कोई ऐसे 2 देश हैं जिनके संविधान बिल्कुल एक जैसे हों? क्यों ऐसा है? काम तो सबका एक ही है, अधिकतम लोक कल्याण, और सब जगहों पे डेमोक्रेसी ही है। कुछ को छोड़ दें, तालिबान टाइप
तो दुनिया के सभी देशों में लगभग तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है ना, और सबका लक्ष्य है अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण करना। तो उनके जो संविधान है ये अलग अलग क्यों, एक होना चाहिए, अगल बगल पड़ोसी देशों के लिए एक नहीं है। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अलग अलग है ना हर जगह की, उसके हिसाब बिल्कुल। से। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश के संविधान पर उस देश के सभ्यता का, संस्कृति का, मूल्यों का पूरा असर पड़ता है। ठीक, जिस देश की जैसी सभ्यता है, जैसी संस्कृति है, जैसे उसके मूल्य हैं, वैसा ही उसका संविधान है। ठीक है, जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये हमने कहीं और से ली नहीं है, ये हमारे अपने इतिहास में ही है। आप लोग जब इतिहास पढ़ेंगे, मौर्यकाल पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य, ने लिखा। दोनों एक ही है सर। तो क्या लिखा है कि प्रजा हिते च हिते हितम, प्रजा सुखे सुखे राज्ञम। ठीक है, प्रजा सुखे सुखे राज्ञम, प्रजा हिते च हिते हितम। ये एक आदर्श तय करता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित है। ये बात वो कब कहता है? जिस समय दुनिया के किसी देश में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिस समय दुनिया के देश पुलिसिया राज्य माने जाते थे, उस समय हमारे देश में ये लिखा गया, एक आदर्श तय किया गया राजा के लिए कि प्रजा के हित में ही उसका हित निहित है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित है। ठीक है, अशोक भी कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसका मतलब ये है वो अपने प्रजा को उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से देखता है जैसे वो लोग अपने पुत्र को देखते हैं। तो ये उच्च आदर्श है। ठीक है, अगर हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये चीज़ किसी देश से लिया है, ये आधुनिक शासन प्रणाली की वजह से हमने समझा कि नहीं सभी धर्म के लोग जो है वो रह सकते हैं। ये भी हमारी परंपराओं से ही निकल के आया है। जब अशोक ही कहता है कि सभी मतों के मानने वाले लोग सभी जगहों पे रह सकते हैं, कभी भी एक व्यक्ति को अपने धर्म की तारीफ और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करके वो अपने ही धर्म का नुकसान करता है। ठीक, तो आप देखेंगे हमारे संविधान में, आप पढ़ेंगे ये चीज़ यहाँ से लिया गया, वो यहाँ से लिया गया, लेकिन आप अगर सही से भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को, इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हमने कहीं और से लिया है। ये सारी बातें हमारे मूल्यों में नहीं है, ये हमारे वैल्यू है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा में रहा है। ठीक है, भारत जैसे एक शब्द आपने सुना होगा ग्रेटर इंडिया। ठीक है, ग्रेटर इंडिया, ये किताब का भी नाम है। महान सुना है कभी आप लोगों ने? एल वाशम का नाम सुना है? उन्होंने ही लिखा ग्रेटर इंडिया, अद्भुत भारत। ठीक है, ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया का मतलब क्या है? महान और अद्भुत। हम उसकी लिटरेचर मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। इसका अर्थ क्या है? ग्रेटर इंडिया का अर्थ ये है कि जो हमारी सांस्कृतिक सीमा है वो हमारे राजनीतिक सीमा को लांघ गई। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चली गई, अफगानिस्तान तक चली गई। यानी हमारी सांस्कृतिक सीमा हमारे राजनीतिक सीमा से कहीं ज़्यादा विस्तृत है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे मूल्य ऐसे थे जो हमारे राजनीतिक बाउंड्री को क्रॉस करके तमाम देशों तक चले गए और आज भी वहाँ उन चीज़ों को माना जाता है। ठीक है, उनके मूल्यों में वो निहित है। तो हम पढ़ेंगे, हमसे पूछा भी जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से लिया गया, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे यहाँ था नहीं। ठीक है, और कमोबेश सभी देशों के संविधान पे इसका असर पड़ता है। जिसके यहाँ जैसी मान्यताएं रहती हैं, जैसी परंपराएं रहती हैं, वैसा ही उसके यहाँ संविधान रहता है। यही कारण है कि सभी देश लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याण ही करने का काम कर रहे हैं। सभी के यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन संविधान सबके अलग अलग। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई ना? अब इसमें हम ये देखेंगे, जैसे अब संविधान तो यहाँ जब राजतंत्र था तब भी जो है वो शक्तियों को 3 भागों में ही करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सरकार, तो अब यहाँ भी सरकार के जो है वो 3 अंग हो गए। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 चीजें हैं। ठीक, अब अलग अलग देशों में जो अलग अलग संविधान है इसके 2 आधार हो गए। पहला, उन देशों की संस्कृति, उनका इतिहास, उनकी मान्यताएं, और दूसरा इसी पर आधारित किस तरह की व्यवस्था को उन्होंने अपनाया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भारत में कुछ भी होता है तो उसमें हमारे जो मोदी जी हैं उनका नाम रहता है,
ठीक है, या वो लीड करते हैं इंडिया को, ठीक। अमेरिका में क्या होता है? प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट। कभी आपने देखा है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत आया हो, अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ कोई डील हुई हो? क्यों? इसका मतलब वहाँ की व्यवस्था में वो सारा काम अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है, जो हमारे यहाँ वाली व्यवस्था में वो सारा काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसका मतलब व्यवस्था में अंतर है, ठीक। बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन अब व्यवस्था में अंतर क्या है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक, और उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चूंकि बहुत लंबे समय तक हम ब्रिटेन के साथ थे, ठीक है, साथ कहना ज़्यादा अच्छा है, साथ 1947 में टूट गया, ठीक है ठीक है। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी यादों को लेकर के भरसक मित्रवत रहने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जैसे दो शादीशुदा लोगों में डिवोर्स हो जाता है, तो वैसे ही 1947 में भारत और इंग्लैंड का भी डिवोर्स हो गया। तो उसके बाद से एक दूसरे के प्रति कोई घेड़ा वाली बात नहीं है, नहीं तो हम राष्ट्रमंडल की सदस्य नहीं रहते, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध बनाए हुए संबंधों का बढ़िया निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ जो है हमने उनसे सीखा या उनसे लिया। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ भी इसीलिए अपनाया गया। अमेरिकन लोग जो है वो उन्हीं से त्रस्त थे, अमेरिकन्स जो है वो इन्हीं लोगों से त्रस्त थे। तो उन्होंने ये प्रण कर लिया कि पार्लियामेंट्री तो हम कतई नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये शोषणकारी व्यवस्था, इसी व्यवस्था के तहत इन्होंने हमारा शोषण किया। तो उन्होंने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया, उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, ठीक। क्या फ़र्क है दोनों में? एक फ़र्क तो यही समझ में आ गया कि वहाँ से जब भी कुछ होता है तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो आते हैं, हमारे यहाँ से जब भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री फ्रंट पे रहते हैं। तो एक अंतर तो ये हो गया, इसके अलावा कोई और अंतर? अब उस अंतर को हम इस तरह से समझेंगे कि दोनों ही व्यवस्थाओं के क्या लक्षण है, इन तीनों चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना, यही तो पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो क्या व्यवस्था हमने अपनाई है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए? लक्ष्य ये है, सिस्टम हमारा क्या है, हमने अपनाया कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया, ठीक। तो संसदात्मक शासन प्रणाली के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। पहला लक्षण ये होता है कि जो सरकार होती है, ठीक है, वो पार्लियामेंट का मतलब दोनों सदन मत समझिएगा, पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे लोकसभा से ही है कि जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। ये पहला लक्षण है। अगर मान लीजिए 3-4 आपके क्वेश्चन में आ गया, 3-4 दे दिया, चारों सही है, और उसमें से कोई एक पे आपको टिक करना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो पहला लक्षण है वो क्या है, तो सरकार का लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना, ये पहला लक्षण है, ठीक। अब बाकी पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका शक्ति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये लिखा हुआ है ना। और ये भी लिखा है कोई इसका काम जो है अपने अधीनस्थ के द्वारा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा वो करेगा। देयर शैल मस्ट बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। तो दोनों ही बातें लिखी गई, ठीक है। देयर शैल मस्ट बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। और ये भी लिखा गया है कि समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक। सिद्धांत में, व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि वो सारे काम प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन लिया गया, किसी भी विभाग से संबंधित निर्णय हो, चाहे वो शिक्षा से हो या स्वास्थ्य से हो, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित जो भी डिसीजन है, तो कभी आपने तो कहाँ से निर्णय हुआ? कैबिनेट की बैठक हुई तो ये डिसीजन, यानी कोई भी चीज़ कहाँ से पारित होकर आ रही है? कैबिनेट से। तो कैबिनेट मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट में अच्छे लोग होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं कैबिनेट इनके अच्छे लोगों का मतलब क्या है? उनसे बेहतर होते हैं, बेहतर में बेहतर। कैबिनेट में जैसे आप विश्वविद्यालय में जाइए तो कोई विभाग होगा, मान लो पॉलिटिकल साइंस विभाग में चले गए तो वहाँ पे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे ना। वैसे ही सभी विभागों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उन्हीं को मिला के हमारा कैबिनेट बनता है। पहले जब किंगशिप होती थी तो राजा का जो अपना निजी कक्ष होता था, रूम होता था, उसके बगल में एक कैबिनेट को अगर समझो डिक्शनरी में ये राजनीति के साथ से हटा दो और फिर कैबिनेट को समझो तो एक छोटी सी जगह, ठीक है। तो राजा के निजी आवास के बगल का एक छोटा सा एरिया होता था, एक छोटी सी जगह होती थी। कभी बस में जाओ ट्रेवल करने से जो आगे वाला हिस्सा होता है जो भी वो भी कैबिनेट ही है, उसको भी कैबिनेट कहा जाता है। मतलब राजा के शयन कक्ष के से सटा हुआ एक छोटा सा जो रूम होता है उसी को कैबिनेट कहा जाता था।
तो राजा जब अपने खास खास लोगों से मिलना होता था तो वो लोग वहाँ पे जा सकते थे, वहाँ पे बाकी कोई जा नहीं सकता था। यहीं से कैबिनेट शब्द प्रचलन में आया कि जो राजा के सबसे ज़्यादा निकटस्थ या सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये हमने इंग्लैंड से सीखा, तो जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ भी मंत्री परिषद और मंत्रिणा दोनों शब्द हैं। आप जब मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौटिल्य भी इसकी बात करता है, एक पहिया से नहीं चलेगा, दोनों पहिया जरूरी है। तो वो मंत्री परिषद की भी बात करता है और उससे छोटी एक काउंसिल मंत्रिणा की भी बात करता है। ठीक है, हमने तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। तो एक सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कैबिनेट शब्द था भी नहीं जब संविधान बना। तो आगे चल के आर्टिकल 352 में जब 44th अमेंडमेंट हुआ तो उसी में कैबिनेट शब्द पहली बार जोड़ा गया, अदरवाइज था नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, अभी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही समझे। ठीक है, तो कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसका मतलब ये है कि निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं ले रहा है, ठीक है, एक टीम ले रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कार्यपालिका शक्ति यहाँ पे किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है, बल्कि एक टीम में है, जिसको हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका। ठीक, यानी हमारे देश में कार्यपालिका किसी एक व्यक्ति में नहीं है, बल्कि एक टीम में है, जिसको इसीलिए हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ठीक है, ये हमारे कार्यपालिका के बारे में कहा जाता है। ठीक, तो पहला लक्षण क्या हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि जवाबदेही पहले नंबर पे यही रहेगा। इसके बाद क्या हो गया कि जो कार्यपालिका शक्ति है ये सिद्धांत और व्यवहार इन दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, हम एक एक चीज लिखवाते हुए इसलिए नहीं चल रहे हैं कि आप लोग अपनी तरफ से लिखते रहिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनमें से कुछ न कुछ लोगों को एग्जाम 24 वाला देना है। ठीक है, 10 वाला भी देना। अच्छा, 10 वाला भी देना है, देना। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग चीज़ों को नोट करते रहिएगा ताकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर सकें जो जरूरी है। ठीक है, और बाकी हम आप लोग ग्रुप में तो सभी जुड़े हुए हैं ना, तो अन्य जो चीज़ें हैं वो हम आपको ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, पढ़ते रहिएगा तो हम लोग कम समय में ज़्यादातर चीज़ों को समझ लेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 दिन में थोड़ा रिवाइज मोड में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो एक हो गया जवाबदेह है, सरकार जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक, और दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो भागों में बटी हुई है। सिद्धांत रूप में कार्यपालिकी शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति में निहित है और व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। आप ये मत टिक लगा दीजिएगा प्रधानमंत्री करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट भी टिक मत लगा दीजिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, ये क्लियर रहेगा ना। अब तीसरी चीज क्या है कि जब बार बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका एकल कार्यपालिका नहीं है, बहुल कार्यपालिका है। कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं है, बल्कि एक टीम में है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ठीक, और चौथी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है, अब चौथा अंतर या लक्षण यहाँ से नजर आएगा। कार्यपालिका मतलब क्या? अब एक चीज तो आप समझ गए, एक तो राष्ट्रपति हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जाम में आ गया कि मुख्य कार्यपालिका कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, तो प्रेसिडेंट। उत्तर हम संविधान में जो लिखा है वही लगाएंगे। पूछेगा कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। लिखा है संविधान में कि समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। जब पूछेगा वास्तविक शक्तियां कहाँ पर है, तब लगाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा कि वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियां किसमें निहित हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और अगर ये वास्तविक शब्द नहीं है, केवल पूछ रहा है कि कार्यपालिकी शक्ति किसमें है, निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, तो अब कार्यपालिका में एक चीज हम समझ गए कि प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। दूसरा हमने समझा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक हिस्सा है। तो ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री। ठीक है, तो यही हमारा जो कार्यपालिकी टीम है वो यही हो गई ना, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर। ठीक, अब पार्लियामेंट बताइए क्या है। अब इन बेसिक चीजों की तो उम्मीद हम करते हैं आपसे। पार्लियामेंट संसद राष्ट्रपति का मिक्सअप है सर। मिक्सअप का मतलब बिल्कुल मिश्रण। 3 चीजों का अंग है, राष्ट्रपति अंग है, अंग है सर। बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब 2 हाउस है, 2 सदन है, प्रेसिडेंट
वो दोनों हाउस का सदस्य नहीं है, लेकिन एक पिलर है, स्तंभ है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 लोग उसमें हो गए, एक प्रेसिडेंट हो गया, एक लोकसभा हो गई, और एक राज्यसभा हो गई। इन तीनों के मिलने से हमारे पार्लियामेंट का गठन होता है, जिसमें 2 हाउस हैं और एक प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इनमें से किसी हाउस का सदस्य नहीं है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पिलर है, ठीक है। ये हो गया हमारा विधायिका, ये हो गया हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। अब आप कार्यपालिका पे आ जाइए। कार्यपालिका मतलब मंत्री। तो मंत्री कौन हो सकता है? हम सब में से कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है। आखिर स्मृति ईरानी को तो मोदी जी ने मंत्री बना दिया था ना, और अरुण जेटली भी चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बना दिया गया था। यानी मंत्री तो किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक ही, ठीक। अगर वो 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी हाउस का सदस्य नहीं हो जाता है तो मंत्री नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, यानी जो मंत्री होंगे, वो अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होंगे ही होंगे, संसद के सदस्य होंगे, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के। अगर ऐसा नहीं है तो 6 महीने से ज़्यादा वो मंत्री नहीं रह पाएंगे, ठीक। तो मान लो कि किसी को मंत्री बनाया गया, 6 महीना के पहले ही उसको रिजाइन दिलवा दिया गया, उसके बाद से फिर कोई दूसरा पोर्टफोलियो, दूसरा विभाग दे दिया गया। ये तो हो सकता है ना कि 6 महीने तक तो ठीक है। अब हमने कहा कि भाई 6 महीने के पहले ही आप त्यागपत्र दे दीजिए। अब तो सरकारें ऐसा ही लूप होल खोज रही हैं ठीक है। तो 6 महीने के पहले हमने त्यागपत्र दिला दिया और फिर हमने कोई दूसरा विभाग दे दिया, क्योंकि यह तो हम अपने निकटस्थ लोगों को ही देते हैं। टीम का मतलब भरोसेमंद लोग उसमें होने चाहिए, ठीक है। नेहरू के समय की टीम ऐसे नहीं गठित होती थी, उस समय टीम ऐसी गठित होती थी योग्यता के आधार पर, चाहे वो हमारे दल का हो चाहे वो किसी भी दल का हो, ठीक। तो ये तब तो लगातार बिना दोनों हाउस का सदस्य हुए बगैर ही लगातार वो मंत्री रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ एक बार ही हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, दोबारा नहीं हो सकता है, ठीक। ये चीज़ बिल्कुल इसको भी क्लियर कर समझे रहिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि हम इसको लूप होल के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। 6 महीने के पहले ही हमने उसको रिजाइन करा दिया और फिर हमने उसको कोई दूसरा विभाग दे दिया, ये नहीं होगा। ये सिर्फ एक बार हो सकता है, ये दोबारा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में या हमारे संविधान ने जो व्यवस्था अपनाई है, संसदात्मक शासन प्रणाली, इस व्यवस्था के तहत कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक प्रकार का समायोजन है, एडजस्टमेंट है, सेपरेशन नहीं है कि कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और विधायिका बिल्कुल अलग है। ये सेपरेशन है जो अमेरिका में है, हमारे यहाँ एडजस्टमेंट है, एक तरह का समायोजन है कि जो व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होगा वो अनिवार्य रूप से विधायिका का सदस्य होगा ही होगा, ठीक। तो आप एक तरह से इसको भी समझ लीजिए। दूसरी तरफ आप प्रेसिडेंट को भी ले लीजिए कि एक तरफ वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है और दूसरी तरफ वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब आप लोग को संसदात्मक शासन प्रणाली के लक्षण समझ में आ गए। अब अमेरिका में समझ लीजिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां पे राष्ट्रपति किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर लगेगा कि बिल्कुल ट्रम्प बन गया है तो इम्पीचमेंट ला के हटाया जा सकता है, ये व्यवस्था है कि महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो रोज के लिए जवाबदेह नहीं। हमारे यहाँ तो रोज जवाबदेही है, प्रश्नकाल है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव है, बहुत सारे ऐसे प्रपोजल हैं कि सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट के पास सैकड़ों उपाय हैं, ठीक है। क्वेश्चन आवर, एक्सटेंशन आवर, जवाब देना पड़ेगा, पसीना छूटेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि अगर लगेगा कि अभी गड़बड़ निकल गया है तो इम्पीचमेंट ला के उसको वो हटा सकते हैं, अदरवाइज वो डेली रोज अपने कार्यों के प्रति वो जवाबदेह नहीं है किसी के प्रति। तो एक ये हो गया कि वो बिल्कुल फ्री है अपना कार्य करने के लिए 4 वर्ष तक, अब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ रोज की जवाबदेही है, एक लक्षण हो गया ना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, ठीक। दूसरा ये हो गया कि वहाँ पे बहुल कार्यपालिका जैसा कुछ नहीं है ना। वहाँ पे सारी शक्तियाँ जो है कार्यपालिकी शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति में ही है। इसमें सिद्धांत या व्यवहार का कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा संसदात्मक शासन प्रणाली में जो व्यवस्था, ठीक है, वहाँ पे एक ही है, कोई सैद्धांतिक कोई व्यवहारिक नहीं। और तीसरा कि वहाँ पे एकल कार्यपालिका है, यानी ऐसा नहीं कि वहाँ पे मंत्री नहीं होते, मंत्री तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति में ही नीट है, वहाँ पे बहुल कार्यपालिका जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक। और अगली चीज़ जो अभी लास्ट में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में समझा कि वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर पार्लियामेंट का सदस्य है तो वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है
तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स, दोनों चीजें अलग अलग है। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, और हमारे यहाँ एक प्रकार का एडजस्टमेंट है। तो ये व्यवस्था हमने हमारे संविधान में अपनाई है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, तो हम फिर आगे बढ़े। ये चीज समझ में आ गई है ना? ठीक है, अब हम एक एक करके अभी टाइम को देखते हुए, तो आप समझते रहो, नोट करते रहो, तो हम लोग कम समय में लगभग सारी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब मान लो ये पूछ दिया कि बहुल कार्यपालिका या एक अमेरिका और भारत के ही सिस्टम में अगर कोई अंतर पूछ दिया, तो सारी चीजें समझे, आपको भूलेगा नहीं, इतना जल्दी तो नहीं भूलेगा। पहले कहा जाता था षड मासे तो संभ्रांति सावित्री वचनम तथा, 6 महीने में स्मृतियों में संदेह हो जाता था, तो ब्रह्मा को कलम का आविष्कार करना पड़ा कि जब लिख देंगे तो दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे तो चीज भूलना नहीं पाएगा। तो कुछ न कुछ आप लोग भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, हम पूरा सिस्टमेटिकली अगर लिखवाएंगे तो इतनी कम समय में, क्योंकि दोनों ही जान के लिए टाइम नहीं है, वो काम हो नहीं पाएगा, लेकिन बताएंगे आपको सब। थोड़ा भी अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे 10 वाले में चाहे 24 वाले में, जो इस डिस्कशन के बाहर का होगा आप उसको कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज हमने समझ लिया। अब संसद भी लगे हाथ सभी लिए, हमारे यहाँ बाइकैमरल व्यवस्था है केंद्र में, राज्यों में अनिवार्य नहीं है, 2 सदन राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, केंद्र के लिए अनिवार्य है। ठीक है, संसद का काम, विधायिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और जो तीसरा अंग है स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका काम है कि अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो फिर उसको ये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो ये 3 अंग हो गए। अब एक फीचर हमने अपने संविधान का ये पढ़ लिया, खत्म हो गया। दूसरा फीचर क्या है कि हमने भारत जो है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन, फेडरेशन शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। अमेरिका जो है फेडरल स्टेट है। ठीक है, फेडरल स्टेट। हम क्या है, हम यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक, तो भारत राज्यों का संघ है। यूनियन का मतलब समझते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन क्या? सर यूनियन में जो दोनों सेक्स में होते हैं उनको लिखते हैं, और इंटरसेक्शन, अरे हम यूनियन इंटरसेक्शन मैथ समझने के लिए नहीं कहे, हमारे कहने का मतलब है यहाँ पे यूनियन का मतलब जैसे यूनियन मतलब संघ हमने बना, हमने एक संघ बना लिया। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन। तो जब हम कोई संघ बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, हम जब कोई संघ बनाते हैं तो संघ का मतलब क्या होता है? सर एक हेड होगा, कोई यूनियन का सेंट्रल हेड होता है, और फेडरलिज्म में संघ में डुअल हेड। संघ का मतलब ये हो गया, उसमें बस ऐसे ही कि सब लोग एक समान हैसियत से बैठे हुए हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। संघ का मतलब सब मतलब बराबरी के हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा किसी से नहीं है, समान अधिकारिता के साथ सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, संघ हमने बना दिया, कोई भी छोटा मोटा संघ बना दिया, कुछ भी बना दिया। जैसे सहकारिता है ना, तो सहकारिता में भी यही होता है ना कि सबकी 8-10 लोग मिल करके किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक समूह बना लिया। तो कोऑपरेटिव मतलब आपसी सहयोग की भावना से, उसमें कोई छोटा बड़ा, अब आपका जो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत नहीं होगा, उसमें एक मालिक होगा बाकी मजदूर होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें चीजें लगभग बराबर की होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा जो संविधान है, एक चीज हमने समझा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया। दूसरा हमने ये देखा कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाया गया है, लेकिन हम अपने संघात्मक व्यवस्था को के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझ ले कि संघात्मक व्यवस्था हमारे संविधान में ऐसा क्या है कि कोई भी व्यक्ति इसको देखता है तो कहता है ये संघात्मक व्यवस्था वाला संविधान है। जैसे कोई इसको देखेगा तो कहेगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, फिर कोई देखेगा कहेगा यहाँ पे तो संघात्मक व्यवस्था है। तो ऐसा क्या दिख जाएगा दुनिया के किसी भी देश के संविधान में, केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कि वो देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे तो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है या यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, ऐसा क्या दिखना चाहिए? तो अब इसकी पहली शर्त क्या है? ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, ये पहला लक्षण है। कोई भी देश जो है फेडरल स्टेट है या यूनियन स्टेट है, इसका पहला लक्षण क्या है? शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा का मतलब ये हो गया कि जैसे ममता बनर्जी जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश के हिसाब से काम कर रही हैं, तो करना भी रहता तो नहीं करती। ठीक है, यानी हर स्टेट को जो शक्तियां मिल रही हैं उसका सोर्स जो है वही है
जो केंद्र को शक्तियां मिलने का सोर्स है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान से ही राज्यों को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, हमारे संविधान से ही केंद्र सरकार को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। शक्तियों का बंटवारा है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में। कौन कौन सा काम आपका है, कौन कौन सा काम हमारा है। तो संघात्मक शासन प्रणाली की जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त क्या है कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक, अब एकात्मक में क्या होगा कि आप शक्तियां हमसे प्राप्त करेंगे। जैसे ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि राज्यों के लिए, वहाँ तो संविधान ही नहीं है। जब संविधान लिखा जाता है तो संविधान लिखित और अलिखित दोनों होते हैं। तो ब्रिटेन जो है वो अलिखित संविधान का है। अलिखित मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लिखा नहीं गया है, अलिखित का मतलब उनका जो संविधान है वो पहले से जो उनके कस्टम्स से, जो उनके ट्रेडिशन थे, परंपरा, वही आ गई और फिर उसी को लिख दिया गया। ठीक है, अलग से कोई संविधान सभा बैठ के या संवैधानिक विकास के क्रम से गुजरते हुए कुछ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के परंपराओं पे, वहाँ के रूढ़ियों पर आधारित है वहाँ का संविधान, इसीलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक, तो वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है, यानी राज्यों की शक्तियों का स्रोत ऐसा नहीं कि वो केंद्र सरकारी है, वो वहीं से शक्तियों को प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ संविधान से दोनों ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। शक्तियाँ बटी हुई है कि कौन कौन से विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, कौन कौन से विषय पे केंद्र सरकार बनाएगी, किस पे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अवशिष्ट वाले के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो ये पहला लक्षण क्या हो गया, शक्तियों का बंटवारा। ठीक, अब दूसरा लक्षण फिर क्या होना चाहिए, क्या मुजबानी शक्तियों का बंटवारा हो जाए तब तो रोज झगड़ा होगा। ठीक, तो लिखित संविधान, ये दूसरी अनिवार्य शर्त है संघात्मक शासन प्रणाली की। पहला शक्तियों का बंटवारा और दूसरा लिखित संविधान। ठीक है, और तीसरा जो अनिवार्य लक्षण है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। कि अगर कहीं इन्हीं दोनों लोगों में इसके बावजूद भी डिस्प्यूट होता है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में अगर विवाद होता है तो क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगी। ठीक है, तो ये तीन लक्षण जो है ये प्राइमरी लक्षण है। ठीक है, तीन क्या क्या हो गए, शक्तियों का बंटवारा, दूसरा हो गया लिखित संविधान और तीसरा हो गया सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीन अनिवार्य लक्षण हो गए। ओके, अब इसके बाद से कुछ सेकेंडरी फीचर भी